हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने शाहपुरा प्रजामंडल पढ़ा, अलवर प्रजामंडल पढ़ा, भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा। आज हम और आगे प्रजामंडलों की चर्चा करेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास का एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ा था शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल मैंने बताया था माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से बनता है। किसके द्वारा? तो रमेश चंद्र ओझा और नाथूराम व्यास द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो शाहपुरा रियासत थी, यह शाहपुरा रियासत राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। 14 अगस्त 1947 को आजादी से एक दिन पहले इसने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। यहाँ के शासक थे सुदर्शन देव। सुदर्शन देव ने शासन किसको सौंप दिया? जनता को सौंप दिया और अपना एक पीएम भी घोषित कर दिया। किसको घोषित किया? गोकुललाल आसावा को, ठीक है। ये बातें पढ़ी हमने शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। उसके बाद में पढ़ा अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल बनाने वाले कौन? संस्थापक तो हरिनारायण वर्मा जी, और इसका अधिवेशन होता है 1944 में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन? तो वो से भवानी शंकर शर्मा, ठीक है। और मैंने बताया था कि जिस प्रकार जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उसी प्रकार अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। हरिनारायण वर्मा थे। मैंने कुछ और संगठन बताए थे, वाल्मीकि संगठन, एक वाल्मीकि संघ बताया था, एक आदिवासी संघ बताया था, एक अस्पृश्यता निवारण संगठन बताया था, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर में बताया था कि जन जागृति लाने वाले बंदे थे, वो थे भरतपुर के राजा किशन सिंह थे। उन्होंने क्या क्या किया, क्या काम किया? तो उन्होंने एक तो भरतपुर में जो प्रशासन की भाषा थी वो हिंदी बनाते। उन्होंने नगरों और गांवों में जो स्वायत्त स्वशासन था, मतलब कि गांवों में जो गांव की जनता होती है वो शासन करेगी और नगरों की जनता शासन करेगी, ये काम ये किया। और 1927 में 70वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का सम्मेलन बुलवाया और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। आए कौन थे? तो आए थे रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा जमनालाल बजाज और मदन मोहन मालवीय, ये आए थे। उसके बाद में मैंने बताया था कि 28 अगस्त 1927 को जो भरतपुर के जो राजा होते किशन सिंह, उन्होंने उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं अपना शासन जो प्रजा होती है उसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने उसे हटा दिया और एक भरतपुर का जो उत्तराधिकारी था ब्रजेंद्र सिंह, उसको राजा बना देते हैं। ब्रजेंद्र सिंह अल्प आयु के होते हैं, तो प्रशासन को बनाते हैं मैकेंजी। नाम बताया मैंने, एक मैकेंजी, पूरा नाम था इनका डकन मैकेंजी, ठीक है। इनको क्या बना देते? प्रशासक बना दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि यह प्रजामंडल बन जाता 1939 में। 1939 में प्रजामंडल बन जाता और इस प्रजामंडल को बनाने वाले कौन थे? तो बनाने वाले थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव के अलावा मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। और आदित्येंद्र के अलावा एक थे किशनलाल शर्मा। ये चार बंदे थे जिन्होंने प्रजामंडल को बनाया, ठीक है। और मैंने बताया था कि प्रजामंडल के जो एक संस्थापक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनका मैंने एकीकरण में बताया था कि ये राजस्थान के नेहरू कहलाते। प्रजामंडल में मैंने नहीं बताया, लेकिन बता देता हूँ कि जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, ठीक है। 1939 में क्या होता है? प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है, तो प्रजामंडल सत्याग्रह करता है। भरतपुर प्रजामंडल क्या करता है? सत्याग्रह करता है। और 1940 में इस भरतपुर प्रजामंडल ने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया? भरतपुर प्रजा परिषद कर लिया। और 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक इस भरतपुर प्रजामंडल का क्या होता है? अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हरिनारायण व्यास करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। इसको मतलब एक समिति की गठन होता है, वो समिति का नाम था ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति, ठीक है। उसने क्या की? उत्तरदायी शासन की मांग की। फिर 28 सितंबर 1947 को सभी रियासतों में भरतपुर दिवस मनाया गया। और मैंने 2 दिवस और बताए थे, जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस। जापान दिवस 16-17 अगस्त 1945 और इंडोनेशिया दिवस कब मनाया गया? तो 28 अक्टूबर 1945 को। जो जापान
दिवस था वो बनाया गया था भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में, और जो इंडोनेशिया दिवस था वो बनाया गया था बसंत कुमार शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है, इतनी बातें पढ़ी हमने लास्ट क्लास में। आज हम और आगे बढ़ते हैं और एक प्रजामंडल पढ़ते हैं, करौली प्रजामंडल। अगला है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं, ये बनता कब है? 1938 में। ठीक है, संस्थापक याद लेना तो थे त्रिलोक चंद्र कुमार, चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। ठीक है, तो ये तीन इसके क्या थे? संस्थापक थे। किसके? करौली प्रजामंडल में। ठीक है, अब करौली प्रजामंडल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि करौली प्रजामंडल से दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेगा करौली प्रजामंडल के संस्थापक, ओनली एक नाम देगा त्रिलोक चंद्र कुमार। ठीक है, या पूछ लेगा त्रिलोक चंद्र कुमार का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो वो करौली प्रजामंडल से। ये जो कुंवर मदन सिंह है, इनका सवाल अलग से पूछा जाता है। ये जो कुंवर मदन सिंह है, इन्होंने क्या किया कि ताकि 1927 में करौली में किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन का नेतृत्व आकर किसी बंदे ने किया था, तो वो किया था कुंवर मदन सिंह ने। तो इसका मैं लिखवा देता हूं कि 1927 में करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं किसमें? करौली प्रजामंडल में। अब नेक्स्ट प्रजामंडल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन कोटा प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे। देखो, मैंने बताया था कि 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल बनता है। ठीक है, इसने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। मैंने बताया था, बस अभी रिवीजन बता रहा हूं, 1 मिनट, आपका रिवीजन ही है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। ये बंदे थे। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में बनता है, लेकिन ये हाड़ौती प्रजामंडल क्या होता है कि बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बूंदी प्रजामंडल बनता है 1931 में। ठीक है, कांतिलाल जैन और ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद मेहता, इन्होंने बनाया था, बताया था मैंने। फिर 1934 में बूंदी तो हो गया। ठीक है, बूंदी के अलावा उस वक्त हाड़ौती कौन? तो कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र। तो कोटा के नाम से नहीं बना के हाड़ौती नाम से बनाया गया। ये हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। ये क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इसके 5 साल बाद में कोटा प्रजामंडल बनता है, वो बनता है 1939 में। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल बनने से पहले एक बंदे का नाम याद रखना आप, नैनूराम शर्मा।
ठीक है। इन नैनूराम शर्मा को हाड़ौती का गांधी भी कहते हैं। हाड़ौती का गांधी। इन नैनूराम शर्मा ने दो काम किए। वो दो काम कौन कौन से कि 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा कि 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था कि बेकार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करना, के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा का उद्देश्य क्या था कि बेकार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करना। और 1920 में हाड़ौती सेवा संघ बनाया। ठीक है। हाड़ौती सेवा संघ बनाया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक तो यह था कि जो विदेशी वस्तु होती है उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है। यह तो उद्देश्य यह था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। एक उद्देश्य और क्या था कि एक उद्देश्य यह था कि जो शराब की दुकान होती है उन शराब की दुकानों पर धरना देना। ठीक है। तो शराब की दुकानों पर धरना। ठीक है। तो ये बातें आप याद रखना किसके बारे में? नैनूराम शर्मा के बारे में। अब इन नैनूराम शर्मा और इनके साथ एक बंदे और थे कि 1939 में नैनूराम शर्मा और अभिनंदन। ठीक है। देखो 1934 में जो हाड़ौती प्रजा मंडल बना था उसमें नैनूराम शर्मा के साथ कौन थे? हाजी फैज मोहम्मद। इसमें कौन है? अभिनंदन। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी की तुलना के लिए मैंने ये वाला वापस बताया था। ठीक है। 1939 में इसका अधिवेशन होता है। दो अधिवेशन याद रखने आपको इनके। ठीक है। ये होता है 12 में एक जगह पड़ती है मांगरोल, वहां पर होता है। कहां पर? तो मांगरोल में 12 में एक जगह पड़ती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं नैनूराम शर्मा। ठीक है। और एक अधिवेशन होता है 1940 में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं अभिनंदन। ठीक है। तो ये चीज है कि 1934 में बेगार विरोधी, ये मैंने तुलना के लिए बताया कि हाड़ौती प्रजा मंडल बना था, उसमें पंडित नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद थे। ये जो प्रजा मंडल बनता है इसके 5 साल बाद में इसमें नैनूराम शर्मा और अभिनंदन थे। और नैनूराम शर्मा हाड़ौती के गांधी कहलाते। और 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की जिसका उद्देश्य क्या था? बेकार प्रथा के विरोध आंदोलन करना। 1920 में हाड़ौती सेवा संघ बनता है और इनका उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तु होती है उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और शराब की दुकानों पर धरना देना। ठीक है। 1939 में नैनूराम शर्मा और अभिनंदन कोटा प्रजा मंडल का वापस क्या किया? स्थापना की। फिर और 1939 में इसका अधिवेशन होता है। कहां पर? मांगरोल 12 में होता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा करते हैं। और 1940 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अभी हरि करते हैं, जो दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है। तो ये बात थी कोटा प्रजा मंडल। नहीं, अभी पूरा नहीं होता और क्या है आगे। फिर क्या आता है? भारत छोड़ो आंदोलन का दौर आता है। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन में कोटा प्रजा मंडल के एक अध्यक्ष थे मोतीलाल जैन।
इन मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा की जो प्रजा थी, उस कोटा की प्रजा ने कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इनके नेतृत्व में कोटा की जनता ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार। ठीक है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। भारत छोड़ो, एक चीज और कि भारत छोड़ो आंदोलन का अगर सबसे बड़ा अगर विस्तार कहीं देखने को मिलता है तो वो कोटा में देखने को मिलता है। कोटा में मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा की जनता ने जो कोटा का जो नगर प्रशासन होता था, कोटा को मतलब जो शासन करने वाला जो स्थान होता था, उस पर नगर प्रशासन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब अब कोटा पर किसका राज हो गया, जनता का राज हो गया। राजा का सत्ता समाप्त हो गई। लगभग 2 हफ्तों तक प्रशासन शासन करती है, 2 सप्ताह तक शासन करती है। ठीक है, और ऐसा होता है 1857 की क्रांति होती है, उसी में भी ऐसा होता है। कोटा के शासक होता है राम सिंह, उन राम सिंह से उनको क्या करते हैं, कोटा में नजरबंद करते हैं और प्रशासन होती है, और जो प्रशासन है वो जनता अपने हाथ में लेती है। वो होता है 1857 की क्रांति में। 2 बार ऐसा होता है, 1857 की क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1857 की क्रांति वो हम पढ़ेंगे तो अलग अलग छावनियों में अलग अलग नेताओं ने वहां पर क्रांति की थी। लेकिन जो कोटा का जो क्रांति थी वो 15 अक्टूबर 1857 में क्रांति होती है कोटा में। वो क्रांति थी, उसमें जो क्रांतिकारी थे वो कोटा की जनता स्वयं थी। मतलब किसी जनता द्वारा अगर कोई कहां पर क्रांति की गई तो वो कोटा में की गई। विस्तार से पढ़ेंगे अपन, इसी टॉपिक के बाद में पढ़ने वाले 1857 की क्रांति, उसमें पढ़ेंगे। अभी तो यह याद रख लो कि मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा की जनता ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। 2 सप्ताह तक क्या किया, कोटा में एक पुलिस थाना था, रामपुरा पुलिस थाना। ठीक है, तो रामपुरा पुलिस थाना पर कॉलेज की जो गर्ल्स थी, कॉलेज की लड़कियां थी, उन कॉलेज की लड़कियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, तो रामपुरा पुलिस थाने पर कॉलेज की लड़कियों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ कोटा प्रजा मंडल के बारे में। ठीक है, देखो कोटा प्रजा मंडल पूरा का पूरा इधर आ चुका है। ठीक है, 1939 में स्थापना, नैनूराम शर्मा और अभिनरी हाड़ोतिका गांधी कहते हैं। 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना, उद्देश्य बेकार प्रथा का विरोध करना। 1920 में हाड़ोती सेवा संघ, उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर धरना देना। अधिवेशन होते हैं 2 मांगरोल और एक मांगरोल में होता है अध्यक्षता नैनूराम शर्मा, दूसरा 1940 में अध्यक्षता अभिनरी करते हैं रामपुरा पुलिस थाने पर। कॉलेज की गर्ल्स क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। ये कब की बात है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत मोतीलाल तेजावत जो क्या होते हैं, प्रजा मंडल के अध्यक्ष होते हैं उस वक्त, उनके नेतृत्व में कोटा की जनता ने कोटा के नगर प्रशासन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये था कोटा प्रजा मंडल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रजा मंडल, किशनगढ़ प्रजा मंडल के बारे में।
ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, ओनली दो नाम याद रखने। 1939 में तो ये बनता है, तो इसके संस्थापक वो थे क्रांतिचंद सोमानी और एक थे जमान शाह। इन दो बंदों के बारे में याद रखना है। कौन कौन? तो गांधी शाह और जमान शाह। ठीक है, एक प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। ये भी कब बनता है? 1939 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एक तो थे वर्दी शंकर द्विवेदी, एक था गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, अभी बताया था जैसे जुगल किशोर चतुर्वेदी को अपन के राजस्थान का नेहरू कहते हैं, उसी प्रकार गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ये सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना बॉम्बे में होती है। जैसे हमने पढ़ा कि बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में बनता, अपन के भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी हरियाणा में बनता, उसी प्रकार सिरोही प्रजामंडल है वो बॉम्बे में बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस सिरोही प्रजामंडल का उन्नीस सौ 40 में एक सम्मेलन हो रहा था, प्रजामंडल की एक सभा थी। ठीक है, उस प्रजामंडल की सभा पर सरकार ने लाठीचार्ज करवाई। ठीक है, उस लाठीचार्ज में गोकुल भाई भट्ट बुरी तरह से घायल हो गए। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट होते हैं क्या होता है? घायल हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो आलोचना है वो गांधी जी करते हैं, गांधी जी की। ठीक है, तो ये बात है इसकी सिरोही प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, तो एक चीज और है कि इस सिरोही प्रजामंडल की एक फर्स्ट जयंती मनाई जाती है, प्रजामंडल की पहली जयंती। यह पहली जयंती मनाई जाती है, ये मनाई जाती है 23 जनवरी 1941 को। ठीक है, ये जो जयंती मनाई जाती है ये मनाई जाती है आबू रोड, आबू पड़ता है सिरोही में, वहां पर मनाई जाती है। यहाँ पर 800 महिलाएं एकत्रित होती है। ठीक है, कितनी महिलाएं? 800 महिलाएं। ठीक है, 4 दिवसीय प्रदर्शनी की आयोजित होती है। एक चीज और, सिरोही प्रजामंडल बनता कब है? 39 में। ठीक है, और 1940 में प्रजामंडल को क्या मिल जाती है? प्रजामंडल को वो मिल जाती है, क्या कहते हैं उसको? मान्यता। नाम याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो 1940 में क्या मिलती है? प्रजामंडल को मान्यता मिलती है, 4 दिवसीय प्रदर्शनी याद रखना। ठीक है, और इसमें जो 800 महिलाएं थी, इसमें 800 महिला में 2 महिलाएं नाम याद रखना, एक तो विमला देवी और एक कांता देवी। ये कभी कभार वो पूछ ले सवाल तो याद रहेगा। ठीक है, तो किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में बनता है। संस्थापक कौन? तो ये नाम याद रखना, क्रांतिचंद सोमानी और जमान शाह। ठीक है, 1939 में अपन सिरोही प्रजामंडल बनता है और 1940 में इस प्रजामंडल को हमें मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है। संस्थापक याद रखना, वर्दी शंकर द्विवेदी और गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं। स्थापना कहाँ होती है इसकी? बॉम्बे में होती है।
1940 में इसका एक सम्मेलन होता है, प्रजामंडल का एक सभा होती है। सभा पर क्या होती है, सरकार लाठीचार्ज करवाती है और गोकुल भाई भट्ट इसमें बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसकी आलोचना कौन करता है, गांधी जी करते हैं। और प्रजामंडल की जो पहली जयंती है वो मनाई जाती है 23 जनवरी 1941 को मनाई जाती है। कहाँ पर, आबू रोड में। कितनी महिलाएं, 800 महिलाएं। कौन कौन सी महिलाएं, विमला देवी और कांता देवी। ठीक है, कितने दिनों की प्रदर्शनी, तो 4 दिनों की। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ प्रजामंडल के बारे में। अब एक क्लास और लगेगी, हम प्रजामंडल आंदोलन को पूरा कर लेंगे और हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति के पूरे होने के बाद में मैं लेके आऊंगा जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इन 5 हमने 5 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे 1857 की क्रांति देखेंगे तो 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और जो जनजातीय आंदोलन वो और एकीकरण, ये 5 टॉपिक जहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। इन सर्वाधिक सवालों की जो मैराथन क्लास होती है, सबसे बड़ी क्लास, वो भी लाइव क्लास के साथ मैं आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।